चलिए, लेटर मुगल यानी उत्तर मुगल काल पढ़ना है हमें। उत्तर मुगल काल, लेटर मुगल पीरियड। देखिए, लेटर मुगल पीरियड में जो बादशाह हुए हैं वो, उनका बस क्वेश्चन जब भी बनेगा आपके लिए, वो क्वेश्चन बनेगा, एक तो क्रम पूछेगा, क्रोनोलॉजी, मतलब कौन पहला है फिर दूसरा है, इस तरह से। क्रोनोलॉजी मैंने क्लास में लिखवा दी लास्ट में, जो पहले क्लास हुआ था उसमें। अब सीधे हम टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक पे अगर बात करेंगे तो सबसे पहला उत्तर मुगल। देखिए, उत्तर मुगल जो कालीन शासक हैं, और उनका टाइम जो शुरू होता है वो 1707 से लेकर 1758 तक होता है। ठीक है, 1758 तक। तो ये उनका समय है। कभी आपसे पूछेगा कि उत्तर मुगल, हाँ, किंग्स के नाम लिखवाए हैं, तो इसमें उत्तर मुगल काल का जो समय है वो 1707 से लेकर 1758 तक है। इनको उत्तर मुगल काल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो बादशाह हैं या शाह हिंदुस्तान है जिनके समय में मुगल कालीन डिक्लाइन हुआ था, यानी मुगल काल का पतन शुरू हुआ, इसलिए उनको उत्तर मुगल कालीन शासक कहते हैं। तो सबसे पहले इसमें है बहादुर शाह फर्स्ट। ठीक है, बहादुर शाह फर्स्ट। तो बहादुर शाह फर्स्ट है, वो पहले उत्तर मुगल कालीन शासक है। बहादुर शाह फर्स्ट का जो टाइम पीरियड है वो है 1707 से लेकर 1712 तक। ठीक है, तो बहादुर शाह फर्स्ट है, उनका पीरियड 1707 से लेकर 1712 तक है। और इनका जो ओरिजिनल नाम है, ओरिजिनल नाम, तो ओरिजिनल नाम है इनका वो है मुअज्जम। तो कभी इसके पूछेगा मुअज्जम। ठीक है, मुअज्जम ओरिजिनल नाम है, और इन्हें शाह आलम सेकंड भी कहते हैं। शाह आलम फर्स्ट, सॉरी, शाह आलम फर्स्ट। ठीक है, इनका जो टाइटल है वो शाह आलम फर्स्ट है। तो जो बहादुर शाह फर्स्ट है, इनका टाइम पीरियड है 1707 से लेकर 1712 तक, और इनका ओरिजिनल नेम है वो मुअज्जम है। ओरिजिनल नेम इनका मुअज्जम है, और शाह आलम फर्स्ट इनका टाइटल है। ठीक है, और ज्यादा कुछ इनके बारे में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत बड़ा अचीवमेंट किया हो। लेटर मुगल काल में बहुत कम लोग हुए जिनका कुछ अचीवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत कम लोग हैं ऐसे इनके बारे में कुछ ऐसा है जो आप अच्छा कह सकते हो। लाइट थोड़ा गड़बड़ कर रही है, ये ठीक है। तो मोहम्मद शाह जो द्वितीय, जिसका शाह आलम फर्स्ट नाम है, और शाह आलम जो सेकंड होता है वही लड़ता है आखिर में जाके। तो इनके बारे में बस इतना ही है। पूछेगा ओरिजिनल नेम क्या है, और शाह आलम फर्स्ट इनका नाम है। नेक्स्ट है इसमें बहादुर शाह फर्स्ट के बाद, बहादुर शाह फर्स्ट के बाद है जहांदार शाह। ठीक है, जहांदार शाह, जहांदार शाह, जहांदार शाह। तो जहांदार का समय पीरियड है इसमें 1713 से लेकर 1719 तक। ठीक है, 1713 से लेकर 1719 तक, तो ये इनका टाइम पीरियड है। और ये पहला शासक है जिसने जजिया को हटाया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, अबोलिश जजिया, अबोलिश जजिया। ठीक है, हाँ, जजिया को इन्होंने हटाया, जजिया को फिर से हटा दिया। तो कई सारे लोग आए जिन्होंने जजिया हटाया, लगाया। तो जहांगीर शाह,
जो जहांदार साहब वो शासक है, इसने जजिया फिर से हटा दिया। लगाया किसने था? औरंगजेब ने। औरंगजेब ने लगाया था। तो लास्ट मुगल शासक है, उसके बाद से उत्तर मुगल काल शुरू हो जाता है। तो औरंगजेब ने लगाया था, फिर से जहांदार शाह ने फिर से हटा दिया। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और नेक्स्ट है इसमें फारूक सियर। एक बार मैं नाम आपको यहाँ पे भी लिखते जा रहा हूँ। पहला था इसमें बहादुर शाह, क्योंकि इनका क्रम ही पूछेगा। बहादुर शाह, दूसरा है जहांदार शाह, जहांदार शाह, और तीसरा है फारूक सियर। ठीक है, फारूक सियर है ना, सियर, फारूक सियर। तो नेक्स्ट है इसमें फारूक सियर, फारूक सियर, फारूक सियर। तो फारूक सियर नेक्स्ट है। और इनके बारे में कोई खास नहीं है। और नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें फारूक सियर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं था। नेक्स्ट है इसमें मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं, मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह का अच्छा, इनका टाइम पीरियड लिख लीजिए चाहे तो। फारूक सियर का है 1713 से लेकर 1719 तक। ठीक है, ये फारूक सियर का टाइम है। और मोहम्मद शाह का टाइम है 1719 से 1748 तक। ये थोड़ा ज्यादा टाइम है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इन मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला भी कहते हैं। तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं था। और ये शासक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनके समय में भारत पर नादिर शाह का आक्रमण होता है और भारत से तख्तो-ताउस चला जाता है। ठीक है, भारत से नादिर शाह आक्रमण करता है मोहम्मद शाह के समय। और ये ठीक है, तो नादिर शाह आक्रमण करते हैं कब? ये करता है 1738 से लेकर 39 तक, 38 to 39 अटैक नादिर शाह, नादिर शाह, नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह ये आक्रमण करते हैं। और 1738, ये डेट आपको याद रखना है। 1738, 1739, ये आपको डेट याद रखनी चाहिए। तो इसी समय भारत से तख्तो-ताउस चला जाता है। इस समय भारत से तख्तो-ताउस चला जाता है। तो बाकी और कोई ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और बहादुर शाह, एक लास्ट देखते हैं बहादुर शाह। क्रम तो मैं लिखा दिया था। तो बहादुर शाह सेकंड लास्ट है इसमें, बहादुर शाह सेकंड। ठीक है, ये बहादुर शाह सेकंड है, बहादुर शाह सेकंड। इनके बारे में देखिए, ये बहादुर शाह सेकंड, इन्हें भारत का अंतिम मुगल शासक कहा जाता है। भारत का अंतिम मुगल शासक क्यों? इनका जो टाइम पीरियड है वो आप देख सकते हैं, 1837 एडी से लेकर 1857 तक है। 1837 से 1857 तक। देखिए है क्या इसमें कि इन्हीं के समय में पहली बार भारत में विद्रोह हुआ था, 1857 रिवोल्ट। ठीक है, तो इनको बहादुर शाह जबर भी कहते हैं और ये अंतिम मुगल शासक है। तो ये इनके समय में 1857 रिवोल्ट हुआ है। रिवोल्ट का मतलब है विद्रोह हुआ है। 1857 का विद्रोह इन्हीं के समय में हुआ है। और 1857 विद्रोह के बाद देखो ये क्या हुआ है। देखो 1857 का विद्रोह अगर आप देखोगे
1857 का, अगर 1857 का रिवोल्ट देखोगे तो ये जो है सबसे पहले शुरू हुआ बंगाल से, ठीक है, बंगाल से शुरू हुआ, बंगाल से शुरू होके ये पहुंचा मेरठ, ठीक है, ये पहुंचा मेरठ या कह सकते हैं दिल्ली, हम मेरठ ही मान सकते हैं, मेरठ ये पहुंचा। उसके बाद मेरठ से फिर ये आया दिल्ली, ठीक है, फिर ये आया दिल्ली, और दिल्ली में उन्होंने जो बहादुर शाह है ना, बहादुर शाह, इन्हें अपना लीडर बना लिया। क्या बना लिया? लीडर, ठीक है, ये है। तो ये थोड़ी सी कहानी है 1857 के बारे में। तो पहले हमने बात की है कि बहादुर शाह सेकंड, बहादुर शाह सेकंड भारत का अंतिम मुगल शासक है, पहली बात। दूसरी बात, 1857 का जो विद्रोह हुआ है वो बहादुर शाह के समय में हुआ है, तीसरी बात। अब 1857 का विद्रोह हम लोग पहले आगे करेंगे क्लासेस में। तो 1857 का विद्रोह की क्रोनोलॉजी समझते हैं। 1857 का जो विद्रोह है वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी बंगाल से, ठीक है, बंगाल से ये कहां पहुंचा? मेरठ, और मेरठ से कहां पहुंचा? ये दिल्ली। जब दिल्ली में ये 1857 के सिपाही, दिल्ली में 1857 के जो सिपाही हैं वो दिल्ली आते हैं और बहादुर शाह सेकंड को अपना लीडर घोषित कर देते हैं, बहादुर शाह सेकंड को अपना लीडर घोषित कर देते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई यहाँ तक। और उसके बाद 1857 का जो रिवोल्ट है, 1857 का जो विद्रोह है वो खत्म हो जाता है। खत्म होने के बाद जो बहादुर शाह हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है, और उन्हें बाहर भेज दिया जाता है। बाहर का मतलब है रंगून, उन्हें सजा दे दी जाती है। और ये म्यांमार में रहते रहते इनकी मृत्यु वहीं हो जाती है। और ये वो शासक है, ऐसा मुगल बादशाह है जिसे अपने मुल्क की जमीन तक नसीब नहीं हुई। तो ये है, तो बहादुर शाह सेकंड 1837 से 57 तक है, और इन्हीं के समय में 1857 का विद्रोह होता है। तो ये इनके बारे में था। एक बार ये पूरा समझ लीजिए, इसको तो हम आगे भी करेंगे फिर, और इससे पहले ये समझना है इनको, ये कविताएं भी लिखते थे, ये कवि भी थे, पोइट भी थे, ठीक है। तो बहादुर शाह, इनका जफर नाम है। अभी जो लाल किला में कुछ कपड़े वगैरह रखे हुए हैं तो इन्हीं के रखे हुए, एक शायद कॉस्ट्यूम रखा हुआ है, कुर्ता या पाजामा, तो इन्हीं का रखा हुआ है बहादुर शाह का ही। नेक्स्ट अब देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, प्रशासन की बात करें, तो प्रशासन को यहाँ पर 3 कास्ट का जो है, पहले तो सूबा है, सूबा, ठीक है, सूबा में बैठे हुए, और जो सूबा है वो सरकार में बटी हुई है, सरकार में, ठीक है, और सरकार जो है वो परगना में बटे हुए हैं, परगना में, और जो परगना है वो ग्राम में बटे हुए हैं, ठीक है। ये तो भारत में जो प्रशासन है वो कुछ इस तरह से है, सूबा, सरकार, परगना और ग्राम। तो मुगल काल में जो राज्य हैं, जैसे अभी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इस तरह से, तो सूबा, स्टेट को सूबा कहा जाता था। तो सूबा के बारे में ये जान लीजिए कि अकबर के समय, है ना, अकबर के समय 15 सूबे हैं, ठीक है, 15 सूबे हैं, और औरंगजेब के समय, है ना, औरंगजेब के समय 20 सूबे हैं,
कितने 20 सूबे हैं। तो ये भी क्वेश्चन बना है एक बार। अकबर के समय पूछा था कितने सूबे हैं, अकबर के समय 15 सूबे हैं और औरंगजेब के समय 20 सूबे हो जाते हैं। तो जो प्रशासन है वो ये है। और जो सूबे और जो हाँ और जो सूबे का मालिक है, जैसे अपने यहाँ मुख्यमंत्री कहते हैं, उसको हम सिपे सालार या सूबेदार कहते हैं। ठीक है, इसका कई नाम से बुलाया जाता है इनको। एक बार हम लिख देते हैं कि सूबे, जो सूबा का हेड होता है उसको क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो सूबे का जो सूबेदार है उसका नाम देखिए क्या क्या है। उसको सिपे सालार भी कहते हैं, सिपा सालार, सिपा सालार, सिपा सालार। और उसको सूबेदार भी कहते हैं। ठीक है, सूबेदार। और इसी को निजाम कहते हैं, निजाम। क्योंकि काफी नाम है। और दीवान, दीवान नहीं, इतना नाम है। ठीक है, तो सिपे सालार और सूबेदार और निजाम। तो जो सूबे का मुखिया होता था, जैसे अभी हम लोग जैसे आगे चल के देखेंगे, जैसे असराजुद्दौला है, तो सिराजुद्दौला को निजाम कहा गया। तो जो मुगल काल के अंडर में जो सूबे होते थे उनका जो मुखिया होता था उसके निजाम, सिपे सालार और सूबेदार कहते थे। अगर सरकार की बात आती है, ठीक है, इसको समझ गए होंगे। अगर सरकार की बात आती है तो सरकार में क्या क्या कहा जाता था उसको देख लीजिए। फौजदार, फौजदार, फौजदार कहा जाता था। और उसके बाद अमाल कहा जाता था, अमाल, अमाल। ठीक है, अब परगना का क्या कहलाते थे, परगना का एक बार देख लेते हैं। परगना का मतलब स्टेट, इसको कहलाते थे सिकदार। ठीक है, सिकदार। दूसरा था इसमें सिकदारी कहते थे और कुछ नहीं। और जो ग्राम होता था उसके मुखिया को हम कहते थे मुकद्दम, है ना, मुकद्दम, मुकद्दम। ठीक है, तो मुकद्दम कहते थे। तो ये कुछ है जिससे आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो पूछेगा मुकद्दम कौन है, तो मुकद्दम जो ग्राम का, जैसे अभी हम लोग सरपंच, प्रधान, मुखिया, अभी जो गांव के चुनाव होते हैं, तो जैसे अभी यूपी में पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, तो यूपी में, बिहार में, इस तरह से मुखिया मुकद्दम कहलाता था, परगना सिकदार, है ना। और ये सरकार का फौजदार, ये। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी आपका नेक्स्ट है इसमें और कुछ वर्ड्स हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं जागीरदार, है ना, जागीरदार। तो जागीरदार को समझ लेते हैं एक बार। जागीरदार, है ना, जागीरदार। जागीरदार का मतलब ये था कि ये अधिकारी होते थे और उनको टैक्स ऑफिसर भी कहा जाता था। तो ये जागीरदार जो थे वो एक तरह से ऑफिसर थे और इनका काम था रेवेन्यू कलेक्ट करना, है ना, रेवेन्यू कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन। ठीक है, तो जागीरदार थे, ये रेवेन्यू कलेक्शन इनका काम था। ठीक, इनका और इनके जो, जैसे मान लीजिए अगर हम जागीरदार, जब मुगल बादशाह ने हमें जागीरदार बना दिया, तो हमें रेवेन्यू कलेक्शन करते समय कुछ राइट्स भी मिलते थे। राइट्स का मतलब था कुछ पूर्व, जैसे हमारे पास पुलिस हमारे अंडर में रहती थी, जैसे हमारे पास जुडिशियरी, है ना, जो जैसे हमारा जजमेंट का हमारे पास रहता था,
जजमेंट पावर, है ना, जजमेंट पावर। लेकिन ये हेरिडेटिकल नहीं था, मतलब ऐसा नहीं है कि हम जागीरदार हैं और हमारा बेटा भी जागीरदार होगा, ये वंशानुगत नहीं था, ठीक है, ये वंशानुगत नहीं था। इससे क्वेश्चन बना भी है टेस्ट में, हमने डिस्कस किया था एक बार, जागीरदार और जमींदार में फर्क क्या होता है। तो जागीरदार दी जाती थी, भाई देखो वहां की इतना लैंड है, मान लीजिए ये 500 एकड़ है, उसके तुम जागीरदार हो, वहां की रेवेन्यू कलेक्ट करके हमें दोगे, चाहे आप पुलिस को अगर जो टैक्स नहीं दे उसके लिए आप पनिशमेंट भी कर सकते हो, पनिश भी कर सकते हो, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है। तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का मतलब ये थोड़ी है कि उसका बेटा भी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा वहां पे, है ना। यहीं से क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है, ये पद वंशानुगत नहीं होते थे। और उसके बाद जो उसके बाद जो कई सारे नाम हैं, जो एक जो था नेक्स्ट था इसमें दहसाला। दहसाला तो आप जानते होंगे, दहसाला बंदोबस्त, बंदोबस्त, दहसाला बंदोबस्त, ठीक है। इसको क्या करते थे, ये 10 साल के 10 ईयर असेसमेंट होता था, असेसमेंट, ठीक है, असेसमेंट 10 साल का एक असेसमेंट होता था, यानी अनुमान। तो ये तो खैर पहले भी हमने डिस्कस किया है, दहसाला बंदोबस्त को शुरू कराने का काम किया था अकबर ने, और अकबर ने भी टोडरमल की इच्छा से किया था। तो आई थिंक ये जागीर जो प्रशासन है वो यहाँ तक क्लियर है ना। और रही बात, अगर बात करें मुगल आर्किटेक्चर की या मुगल कला की, मुगल कला की, तो जो मुगल काल में क्या क्या चीजें बनी हैं, है ना, या आर्किटेक्चर या कल्चर की बात करें, तो मुगल काल में जो चीज बनी है वो आपकी उंगलियों पे है, मतलब आपको याद है। जैसे पहला हुमायूं टॉम, है ना, हुमायूं टॉम, ये दिल्ली में है, ठीक है। दूसरा क्या बना, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, ये कहां पर है, ये आगरा में है, ठीक है। अच्छा, हुमायूं टॉम हाजी बेगम ने बनवाया था, हाजी बेगम ने, हाजी बेगम ने। और फतेहपुर सीकरी अकबर ने बनवाया था, अकबर ने, ठीक है, अकबर ने। उसके बाद दीवाने आम, दीवाने आम, दीवाने खास, दीवाने खास। उसके बाद ये भी अकबर ने बनवाए थे, और ये भी फतेहपुर सीकरी में थे। उसके बाद थे यहाँ पे बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा, ठीक है, बुलंद दरवाजा, ये और ये भी फतेहपुर सीकरी बनवाया गया था, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। और ये आफ्टर गुजरात विक्ट्री, ये थोड़ा सा यहाँ पे लिख लीजिए चाहे तो, आफ्टर गुजरात विक्ट्री, जब गुजरात जीत लिया था अकबर ने, तो उसकी याद में बनवाया था बुलंद दरवाजा। देखिए बुलंद दरवाजा अलाई दरवाजा में फर्क है, बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है और अलाई दरवाजा दिल्ली में है। जब आप कभी कुतुब मीनार देखने जाओगे तो कुतुब मीनार का कुछ कैंपस ऐसा बना हुआ है, जैसे आप एंट्री करोगे यहाँ से, है ना, जैसे आप यहाँ से एंट्री करोगे इस जगह से, तो वैसे ही आपको सबसे पहले यहाँ जाओगे तो यहाँ को कुतुब मीनार मिलेगी देखने को सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद एक यहाँ पे दरवाजा बना हुआ इस तरह से, ये है अलाई दरवाजा, और यहीं पे पिलर बना हुआ है, और यहीं पे बहुत बड़ा टॉम्ब है, कुछ इसी तरह से कैंपस है। तो जैसे एंट्री करोगे उसके लेफ्ट हैंड पे कुतुब मीनार दिखाई देगी, और इन अंदर के लिए जाने के लिए दरवाजा है वो अलाई दरवाजा है,
है ना, अलाई दरवाजा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, अलाई दरवाजा है दिल्ली में कुतुब मीनार के पास में, और बुलंद दरवाजा है फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, तो ये आयरन पिलर है, आपने सुना ही है, और ये टॉम है, बहुत बड़ा गुम्बद बना हुआ है। तो पूरे जहां पर मेहरौली कैंपस है उसमें तीन ही चीजें हैं, कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा और लौह स्तंभ, और ये इतनी सी बातें हैं वहां पे, बस ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये हो गया आपका बुलंद दरवाजा। और अलाई दरवाजा ये उसका नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। और क्या क्या बना है इसमें, है ना, आगरा फोर्ट बना गया, आगरा फोर्ट, ठीक है, आगरा फोर्ट, आगरा फोर्ट बना। उसके बाद और क्या बना, जामा मस्जिद, आगरा फोर्ट अकबर ने बनवाया, ठीक है, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। उसके बाद रेड फोर्ट शाहजहां ने बनवाया, रेड फोर्ट शाहजहां ने बनवाया। तो ये जो मेजर मेजर चीजें हैं वो यहां तक बनवाई हैं। और सलीम चिश्ती टॉम, सलीम चिश्ती टॉम, ये कहां बना है, फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, ये भी फतेहपुर सीकरी में बना है, और फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरा तो पेंटिंग में कुछ नाम है, पेंटिंग जब शुरू हुई थी उसमें, तो पेंटिंग में कुछ नाम दिए थे उन्होंने। तो मुगल काल में 4 पत्रकार हैं, 4 में 2 पत्रकार तो अकबर के समकालीन हैं और 2 पत्रकार औरंगजेब के समकालीन हैं। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अकबर के समकालीन कौन है और जहांगीर के समकालीन कौन है। ठीक है, तो पहले हम दोनों को नाम लिख लेते हैं कि 4 चित्रकार हैं जो बहुत फेमस है, क्योंकि गोल्डन एज ऑफ पेंटिंग जहांगीर के समय को कहा जाता है, यानी चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर का काल है। लेकिन चित्रकार 4 हैं, 2 अकबर के समय और 2 जहांगीर के समय। ठीक, तो ये तो आपने समझ ही लिया है कि कैसे है। जामा मस्जिद भी शाहजहां ने बनवाई है, रेड फोर्ट भी शाहजहां ने बनवाया है, सलीम चिश्ती टॉम्ब फतेहपुर सीकरी में अकबर ने बनवाया है, और ये जहांगीर के मतलब याद, मतलब जहांगीर की वजह से बना था कि सलीम चिश्ती की आशीर्वाद से जहांगीर पैदा हुआ। तो ऐसी मान्यता थी अकबर की। अकबर इन चीजों में बिलीव करते थे, क्योंकि वो राजपूत परिवार में रहे थे, हिंदू परिवार में रहे थे, तो सारी चीजों को वो मान्यता थी, है ना। उसके बाद देख लेते हैं कुछ चित्रकारों के नाम। एक है, 2 नाम देखिए, पहला है दासवंत, ठीक है, हाँ, दासवंत। और दूसरा नाम है इसमें बसावन, बसावन, दासवंत और बसावन, ये दोनों नाम अकबर के समय के हैं, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। दासवंत और बसावन ये 2 नाम अकबर के समय में के हैं। और उसके बाद है अबुल हसन और मंसूर, अबुल अबुल हसन, हसन और उस्ताद मंसूर, उस्ताद मंसूर। ठीक है, मंसूर, ये 2 जहांगीर के समय के हैं, ये 2 जहांगीर के समय के हैं। तो ये बहुत फेमस है दोनों चित्रकार, चारों चित्रकार, मतलब इनके टाइम को लेकर ही पूछा जाता है। तो अबुल 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 हसन और उस्ताद मंसूर, हसन और मंसूर जहांगीर के हैं, और ये दासवंत और बसावन ये अकबर के काल के हैं। ठीक, ये हैं, तो ये तो दोनों हैं। उसके बाद इस समय ना कुछ कुछ लोगों को, जैसे स्टेट वगैरह जब आप देते हो, स्टेट, और स्टेट क्या, ये आप गेस नहीं कर सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन यूपीएससी में आएगा, कौन सा नहीं आएगा।
कौन सा क्वेश्चन आएगा भाई, आपको नहीं पता। आज हम अभी मतलब टेस्ट होता है, कुछ लोग टेस्ट देते हैं, तो हम यूपीएससी का क्वेश्चन कर रहे थे उसमें, तो उसमें क्वेश्चन निकल आया अंकलेश्वर से, मतलब कुछ कोर्ट में दिया हुआ था और अंकलेश्वर, तो पूछा था कौन सा सूर्य मंदिर से, सन टेम्पल से संबंधित नहीं है। तो अंकलेश्वर तो गुजरात में है, तो मतलब फैक्ट में कहां से क्या निकल आए कुछ नहीं पता। एक ब्रॉडर लेवल पे कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो क्वेश्चन हो पाएंगे। इसलिए आपको टेस्ट करना बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब ये कुछ टाइटल लिख देते हैं, गिवन बाय मुगल रूरल। टाइटल टाइटल और गिवन बाय मुगल रूलर, ठीक है। मुगल, कुछ टाइटल हैं जो मुगलों ने दिए और इनसे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, मुगलों ने दिए। ज्यादा नहीं, दो चार हम लिख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला टाइटल है जगत गुरु। जगत गुरु, ठीक है, जगत गुरु। जगत गुरु का टाइटल दिया था उन्होंने हरिविजय सूरी को। हरिविजय सूरी, हरिविजय सूरी, ठीक है। और ये जैन, जैनिज्म से संबंधित है, ये जैन है। और ये किसने दिया था? अकबर ने, अकबर ने, ठीक है। तो जगत गुरु ये बहुत बार पूछा गया है, जगत गुरु टाइटल किसका है? तो जगत गुरु टाइटल हरविजय सूरी का है, जो कि जैन मुनि है, अकबर ने दिया था, ठीक है। तो पहला था जगत गुरु, और दूसरा है इसमें टाइटल है राजकवि। राजकवि, ठीक है। राजकवि टाइटल दिया गया है फैजी को। फैजी है ना, फैजी, जिन्होंने अकबर नामा लिखा है, फैजी। और किसने दिया है? अकबर ने, ठीक है। तो एक तो राजकवि हो गए, दूसरा जगत गुरु हो गए। अब कुछ और देख लेते हैं नाम, इंपॉर्टेंट है उसमें। एक से इसमें कवि प्रिया, एक है कवि प्रिया। कवि प्रिया, कवि प्रिया बीरबल को दिया गया था। और बीरबल को किसने दिया, आप समझ ही सकते हैं, है ना, अकबर ने। तो अकबर ने दिया था कवि प्रिया। उसके बाद है इसमें सरीन कलम, अबुद समद। नेक्स्ट है इसमें सरीन कलम, कलाम, हाँ, सरीन कलम, अबुद समद। ये भी पूछा जाता है, अबुद समद किसने दिया था? एक नहीं पूछा जाएगा, फिर भी देख लीजिए, अकबर ने दिया था। तो ये कुछ टाइटल हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। जगत गुरु, हरविजय, हरविजय सूरी, राजकवि फैजी को अकबर ने दिया, कवि प्रिया बीरबल को, और सरीन कलम ये अबुद समद को दिया गया। तो ये कुछ टाइटल हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में। हो सकता है कभी मैचिंग वगैरह में कुछ पूछ ले, तो ये है। यानी उपाधियों की देने की शुरुआत बहुत पहले से थी। और इसमें आपको नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कुछ किताबें हैं, या चलिए तो खैर कर ही लेंगे आप। कुछ लिटरेचर देखते हैं, कुछ बुक्स हैं जो मुगल काल की हैं जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। कुछ लिटरेचर, कुछ बुक्स हैं जो मुगल काल की, तो देख लीजिए कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपके काम आ सकती है एग्जाम में। सबसे पहली है तुजुक बाबरी, ठीक है, तुजुक ए बाबरी, बाबरी, तुजुक बाबरी, ये किसने लिखी है? बाबर ने।
ठीक है, बाबर ने लिखी है और ये तुर्की में लिखी गई है, तुर्की में। तो पहली पुस्तक है तुझके बाबरी जो तुर्की में लिखी गई है ना। और इसी का अब्दुल रहीम खान खाना ने बाबर नामा नाम से ट्रांसलेट किया है फारसी में, है ना। तुझके बाबरी का ही बाबर नामा नाम से अब्दुल रहीम खान खाना ने ट्रांसलेट किया है। नेक्स्ट है इसमें हुमायूं नामा, हुमायूं हुमायूं नामा। तो हुमायूं नामा तो खैर आपको पता होगा, ये गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम ये हुमायूं की सिस्टर थी, गुलबदन बेगम, उन्होंने लिखा है फारसी में। देखिए बुरे मुगल काल में केवल तुझकी बाबरी ही है जो तुर्की में लिखी गई है। बाकी सारा का सारा जो लिटरेचर है वो फारसी में लिखा गया, ठीक है। बाकी सारा का सारा लिटरेचर फारसी में लिखा गया। तो तुझकी बाबरी किसमें लिखी गई है? तुर्की में। बाकी सभी लिटरेचर है। नंदिनी आपने काफी लेट ज्वाइन किया है, क्या बात है? पहले से लिंक नहीं मिला था? ठीक है, कोई नहीं, फिर से कर लेना कल। उसके बाद इसमें एक बुक्स है आइन ए अकबरी, आइन ए अकबरी, एक बुक ये भी है। तो ये बुक किसने लिखी है? आइन ए अकबरी। अब तक हमने लिटरेचर में दो ही तीन किताब बताई। पहली बताई है तुझके बाबरी जो कि बाबर ने लिखी है, तुर्की में लिखी है। दूसरी हुमायूं नामा जो गुलबदन बेगम ने लिखी है, जो फारसी में है, ठीक है। उसके बाद है आइन ए अकबरी, ठीक है। तो आइन ए अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने, अबुल फजल। तो ये भी अभी देखो कोई भाषा की जरूरत ही नहीं जानने की, सब बुक्स फारसी में है। तो आइन अकबरी, अबुल फजल और ठीक है, बस यही है। तो ज्यादातर जो बुक्स लिखेंगी वो इन्हीं में से आपसे पूछ लेगा वो। तो देखिए औरंगजेब ये यहाँ तक मुगल काल हुआ है। देखो मुगल काल मैंने पूरा आपको बहुत काफी लेवल से करवाया है। तो मुगल काल अगर आपको खुद से समझना हो, है ना, अगर मुगल काल को आपको खुद से समझना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, मुगल काल को अगर खुद से आपको एक बार रिवाइज करना हो तो कैसे करेंगे? तो जो मुगल एरा है, जो मुगल पीरियड है, तो जब भी आपको खुद पढ़ना हो, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। हाँ, एक मिनट, शायद कुछ प्रॉब्लम हुई है इसमें। हाँ, देखिए जब भी हम मुगल काल पढ़ेंगे तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, पढ़ने से पहले सबसे पहले आप देखिए कि मुगल का टाइम क्या है। हमने पूरा मुगल करवा दिया, समरी आपको दिखा रहे हैं। पहले आप मुगल का पूरा टाइम देख लीजिए, ठीक है। टाइम का मतलब है मुगल कहां से कहां तक है। तो अगर आप टाइम को देखोगे तो आप देखोगे जो मुगल का टाइम है वो 1526 से लेकर 1857 तक है, ठीक है। तो ये मुगल पीरियड का टाइम आपको मिलेगा, पूरा मुगल पीरियड। दूसरी चीज आप देखोगे इसमें किंग कौन से, यानी बादशाह कौन से। तो आप दूसरा पॉइंट, चलिए हम इसको यहाँ देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया आपका कि टाइम देखोगे। सबसे पहले तो टाइम, है ना, टाइम। तो 1526 से 1857 इसका टाइम पीरियड हो गया, ठीक है। दूसरी चीज आप देखोगे उसमें बादशाह कौन कौन से हैं। बादशाह, है ना, बादशाह का मतलब है कि कौन कौन से शासक हैं। तो शासकों की लिस्ट बना लोगे आप, ठीक है, एक शासकों की लिस्ट बना लोगे। कौन, अगर आप थोड़ा सा शासक बाबर से शुरू करोगे आप, क्योंकि यहाँ पे बताना कोई फायदा नहीं है, आप बाबर से शुरू करोगे और बाबर
बाबर से लेकर कहां तक लेके जाओगे, बाबर से लेके जाओगे बहादुर शाह तक, है ना, बहादुर शाह तक। तो सारे मतलब बाबर से क्रम आप लिख लेना, क्रम भी कभी कभी पूछा जाता है। मैं आपको वो ट्रिक बता रहा हूं जो आपका 15 से 20 मिनट में पूरा मुगल साम्राज्य पढ़ सकते हैं। तो सबका क्रम लिख लेना कि पहले हम बाबर है, फिर हुमायूं है, फिर अकबर है, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, पहला पहला स्टेप ये करना है, दूसरा ये करना है, तीसरा स्टेप आप लोग, तीसरा क्या करना है आपको, तीसरा करना है आपको प्रशासन समझना, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन। प्रशासन में क्या समझना है, तीन चार बातें हैं, ठीक है, कि पहले बात तो जो पूरा स्टेट है, जो राज्य है, वो कैसे कैसे बटा हुआ है, और दूसरा है कि टैक्स कौन कौन से हैं। प्रशासन में दो ही तो बातें होती हैं कि राज्य और टैक्स। जैसे टैक्स का मतलब जैसे हमने बोला कि तहसाला बंदोबस्त, ये भी प्रशासन में आता है, जजिया, जकात, खुम्स, ठीक है, ये सब भी उसी में आते हैं। तो जो जो राजा को करता है वो सारा प्रशासन में आएगा। और तीसरा पॉइंट में आप कर लोगे कल्चर। कल्चर में बहुत आसान है कि यही बताना कि कौन से मोनूमेंट बने हैं, मोनूमेंट, कौन से मोनूमेंट्स हैं। मतलब आपको ये समझना है कि आगरा फोर्ट से लेकर, आगरा फोर्ट से लेकर आपको रेड फोर्ट तक की बात करनी है, ये हमने सारे करवा दिए हैं। अब पूरे मुगल प्रशासन में, पूरे मुगल में आपने तीन चीजों के अलावा चौथी चीज आप नहीं देखते हो। क्यों ऐसा ही है, चौथी चीज आपको नहीं दिखती है। अब ये अगर ये मैं आपको पहले दिन समझा देता तो समझ में नहीं आता। इसके अलावा मैंने कुछ किया है, बताए मालती गर्ग, कुछ किया है हमने? नो सर, इतना ही किया है, पूरा क्लास इतने में सबमिट किया है। तो कभी भी आप नोट्स बनाओ, और ये सबसे अच्छी बात है आपकी मीन्स में बहुत यूज आए, बहुत बहुत यूजफुल होंगे आप। सारा भूल जाइए सतीश चंद्रा ने क्या लिखा है, एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, मतलब किसी और नोट्स में क्या लिखा है, वो सब छोड़ दीजिए, आप खुद का बनाइए, और ये बेस्ट होगा, ये आपका बेस्ट होगा नोट्स, अकॉर्डिंग एग्जाम होगा ये। तो ये था आपका मुगल काल। उसके बाद हमारे पास बचता है मुगल काल के बाद आधुनिक, वो दक्षिण भारत में एक साथ कर लेंगे। आधुनिक भारत में 1857 में जो हमारी भारत की जो बर्बादी शुरू हुई थी, वो शुरू हुई 1757 से शुरू हुई, और ये 1857 तक पूरी हो गई, है ना। यही तो हुआ हमारा जो आधुनिक भारत का जो सफर है, वो 1757 से शुरू हुआ और 1857 तक पूरा हो गया। हम लोगों ने अभी मुगल को यहां तक पढ़ लिया है 1857 तक, लेकिन हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ मुगल चल रहे थे और एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी भी चल रही थी, है ना, एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी भी चल रही थी। तो हमें मॉडर्न इंडिया जो हम शुरू करते हैं, वो मॉडर्न इंडिया शुरू करते हैं भारत में यूरोपियों का आगमन से। और भारत में यूरोपियों का आगमन कब से शुरू होता है, आपको वो डेट पता है? अगर आप चाहे तो ठीक है, तो सीधे सीधे आधुनिक भारत डाल दीजिए, हम साउथ इंडिया सीधे कर लेंगे एक बार में। जी सर एक क्वेश्चन पूछना था सर। इसके जो मेंस वाला जो पार्ट है, जनरल स्टडी फर्स्ट वाला, उसमें भी सर सेम चैप्टर्स है, जैसे इंडियन कल्चर है, एंशिएंट है, मिडिवल है और फ्रीडम स्ट्रगल है, ये सारा सेम है सर जो अभी पढ़ेंगे। तो सर उसके लिए अलग से कुछ ज्यादा डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, या इसी को रिवाइज करने से उससे क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि सेम है उसमें? ये डेप्थ के लिए ऐसा कुछ छोड़ा ही नहीं है हमने। जैसे मान लीजिए सीधे सीधे क्वेश्चन अगर बनता है कि भारतीय राजस्व व्यवस्था कैसी थी,
या जी जो, एक मिनट, तो एंशियंट पीरियड में जो भी चीजें थी हमारी, वो कैसी थी, आप यहीं से उसको क्वेश्चन लिख सकते हो। देखिए जब आपको कॉन्सेप्ट पता होगा ना, तो इससे भी आप चीजें निकाल सकते हो, फैक्ट से भी। तो अगर आपसे क्वेश्चन बन जाए, तो सिंपल सा क्वेश्चन बोलता हूँ, अभी मैंने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि अकबर की जो पॉलिसी थी वो बहुत हद तक हिंदुओं से मिलती थी। इसका कारण क्या है? और जस्ट हमने उसके जस्ट एक सेकंड बाद ये भी रिप्लाई किया था आपको कि अकबर का जो पालन पोषण है वो हिंदू परिवार में राजपूत घराने में हुआ है। तो अकबर और मुगल बादशाहों की तरह नहीं है ना, ना पहले वालों की तरह, ना बाद के वालों की तरह, ना वो जहांगीर की तरह है और ना ही वो हुमायूं की तरह है ना। तो आपको इसको डेप्थ में और क्या जाएंगे, जब आप उसके नेचर को समझते हैं, जब आप किसी की फीलिंग समझ जाएं, इससे ज्यादा डेप्थ क्या हो सकता है। सर, उसमें जैसे आगे ये मेंशन करता है कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट हाँ पर्सनैलिटीज। तो ये जो मेंशन करता है, तो क्या हम जो लिखे हैं उसे आगे की चीज कुछ बता रहे हैं? नहीं, आगे की मतलब प्रेजेंट सिग्निफिकेंट मतलब क्या फिर? लिखा वही है, बस एक एक सेंटेंस कुछ कुछ चेंज है उसमें। नहीं, जितना आप कर रहे हो सिलेबस में क्या है ना, कि सीधे पूछा है कि प्रेजेंट सिग्निफिकेंस का मतलब है कि जो अकबर की पॉलिसी है वो प्रेजेंट में कितनी इंपॉर्टेंट है, अशोक की नीतियां प्रेजेंट में कितनी अप्लाई है, औरंगजेब ने किया था वो भारत में कितना प्रेजेंट में स्वीकार्य है। ठीक है, तो उनका प्रेजेंट में क्या औचित्य है, क्या मतलब है, बस ये पूछना चाहता है। ठीक है, क्या उसका इम्पोर्टेंस है। अभी ये कट जाएगा, नंदनी दोबारा से उसी प्रोसेस से ज्वाइन कर लेना आप, तो वही है। और क्वेश्चन कोई ऐसा आप क्लास में भी, जो अभी तो खैर प्रीलिम्स में आप बिजी हो, जब प्रीलिम्स एक बार हो जाए तो मेंस के क्वेश्चन को देखना है। तो ये देखना है, अभी भी टाइम मिले तो अभी भी कर सकते हो। फिर देखना आप जितना आपने किया है मुगल से, वहां से कुछ और ऐसा तो नहीं है कि वहां से कुछ ना हो रहा हो। एक बार क्वेश्चन को उठा के देखिए, फिर उसको कनेक्ट कीजिए कि जो आपने पढ़ा है। हमने वो, यस सर, वही देखना चाह रहे हैं कि हाँ, कुछ एडिट। जी, तो हमने वो भी बताने की क्या कोशिश एडिशनल तो नहीं करना की। पड़ेगा, या आपने जो बनाया वो कंप्लीट रहे, ज्यादा इजी है। तो वही चाह रहे हैं कि जैसे ज्योग्राफी हो गया और जो हिस्ट्री है वो मेंस में भी चेंज नहीं होना है, चीजें सेम है। तो सर वो इतने अच्छे से हो जाए कि मेंस के लिए भी क्लियर रहे, क्योंकि चेंज होना नहीं है उसमें। और बाकी बुक्स को देख के सर ऐसा नहीं लगता कि इसमें मतलब कुछ छूट तो नहीं रहा है, ऐसा लगता है। नहीं नहीं, कुछ नहीं छूट रहा है, बस वो तो पता पता चलेगा जब क्वेश्चन सामने आएगा। और इसीलिए खुद को टेस्ट करना बहुत जरूरी है। और एक तो देखो, कई बार होता क्या है कि हम खुद को टेस्ट करने की हिम्मत ही नहीं कर पाते, पहली बात। दूसरी चीज है कि जो सामने वाला कभी टेस्ट करता है, तो उसका जो मार्किंग होती है या जो उसका एवोल्यूशन होता है, वो दो तरह का होता है। या तो आपको खुश करने के लिए 10 में 7 नंबर दे देगा, या वो आपको 2 नंबर दे देगा। तो जिसने 10 में 7 नंबर दे दिए, वो समझ लो आपकी बर्बादी का कारण है। जिसने 2 नंबर दिए, उससे सीखने की जरूरत है। हम दिल्ली में कोचिंग में पढ़ाते हैं, मतलब कई जगह हमने देखा है। तो जैसे हमसे क्लास पहले शुरू होती थी कई क्लासेस, तो मैंने बच्चे बोलते थे कि सर आप तो 3 नंबर 4 नंबर देते हो टेस्ट, मतलब 10 में, उन्होंने तो 8 नंबर दिए हैं, 9 नंबर दिए, 10 में 9 नंबर। हमने कहा यार ये कैसे हो सकता है, यूपीएससी में 10 में 9 नंबर 8 नंबर कैसे आ सकता है। तो यहाँ प्रॉब्लम यही है कि जब हम 2 नंबर देते हैं 10 में, तो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, स्टूडेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, यार ऐसे कैसे। जब हम 10 में 8 नंबर देते हैं, तो आपके दरवाजे रास्ते बर्बादी के कई खुल जाते हैं। यस सर। कभी भी टीचर ने स्टूडेंट की जब भी तारीफ कर दी, समझ लो स्टूडेंट के रास्ता वहीं से बंद हो गया, वहीं से ब्लॉक हो जाता यस है। सर। तो इसलिए टेस्ट करना बहुत जरूरी है। जो टेस्ट के
वो जो भी इंस्ट्रक्शन हो वो बहुत जरूरी है। तो अभी जो एनसीईआरटी कर रहे हो उसको अच्छे से करो, और इससे क्वेश्चन बाहर मेंस का नहीं आएगा, क्योंकि जितनी चीजें हम यहाँ Yes, sir. डिस्कस कर दे, बस शर्त एक ही है कि जो चीजें बताते हैं वो आप उसको बहुत सोच समझ देखिए कि इसमें और क्या छिपा है। जितना बोलते हैं उतना तो वही है, उसमें भी और भी कई सारी चीजें छिपी होती हैं। जैसे मैंने बोला आपको कि अकबर और लोगों से पोलाइट था क्योंकि राजपूत घराने में रहा, हिंदू परिवार में रहा। तो आप ये भी देख सकते हो कि उसने जोधाबाई को मंदिर बनाने की स्वीकृति दे दी। किसका कितना इम्पैक्ट हुआ इसका, और ये चीज आपको खुद से कनेक्ट करनी है। ये कह रहे हैं, सर बता रहे हैं ऐसा हिंदू परिवार में रहा है, तो और क्या क्या हुआ है वो चीज आपको खुद से करनी है कि देखो अकबर ने श्री कृष्ण की मूर्ति लाने दी, अकबर ने बीरबल का यानी जो बीरबल है उसका स्वागत किया है। नवरत्न में 6 रत्न तो हिंदू हैं, और अकबर ने जजिया को हटाया, तीर्थ यात्रा कर को हटाया। तो बहुत सारी चीजें हैं जो और लोगों से अलग हैं। तो सीधे सीधे पूछेगा कि अब से क्वेश्चन यहीं पे बनता है कि भारत की संस्कृति पर मुगल प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़ा। अब कहीं लिखा तो है नहीं, कैसे ढूंढोगे? आप यही ढूंढोगे ना कि अकबर बड़ा हुआ राजपूत घराने में, हिंदू के घराने में, वो सारी चीजें उसने प्रशासन में अप्लाई कर दी। आपकी बुक्स तो नहीं देती है ना, तो डिपेंड करता है आप इसको अकबर के बचपन को कितना लिख पाते हो, कितना लिख पाते हो। वही जैसे Yes, sir. जैसे औरंगजेब वाली बात थी कि औरंगजेब बहुत गुस्साया हुआ था। क्यों? कि औरंगजेब से पहले जो उनके उनके पिताजी हैं शाहजहां हैं, वो इतना फिजूल खर्ची कर देते हैं, ताजमहल बनवा देते हैं और काला ताजमहल बनवाने की कोशिश में है, जनता भूखी मर रही है। तो जो औरंगजेब का जो एग्रेसिवनेस है वो बेवजह नहीं है। वो देखते हैं कि यार खजाना खाली है, जनता भूखी मर रही है और ये लोग मुजरा सुन रहे हैं, तो वो सारे कदम उठाते हैं जो राज्य को विकास की ओर ले जा सकता है, चाहे वो जजिया को हटाने का हो, चाहे अपना टोपी सुनने का हो। तो आप जब फीलिंग को समझोगे ऐसा क्यों किया, अब ये सारी चीजें बुक्स में थोड़ी मिलेंगी। अगर आपको औरंगजेब को बचाना है तो ये चीज लिखनी पड़ेगी कि उनसे पहले जो राजा हुए हैं, शाहजहां हुआ है या जहांगीर हुए हैं, उन्होंने बहुत फिजूल खर्ची की है। एक आदमी जो पूरे टाइम पेंटिंग बनाता है कबूतरों की, कुछ नहीं करता है। जहांगीर की क्या उपलब्धि है बताइए? न्याय की जंजीर के अलावा कोई उपलब्धि नहीं है। Yes, sir. शाहजहां की क्या उपलब्धि है? सिर्फ बाग लगवाए। तो वो इतना फ्रस्ट्रेट है औरंगजेब कि यार हमारे दादा परदादा ये फालतू काम करते रह गए। तो ये सारी चीजें आपको कनेक्ट करनी है, बुक्स में नहीं मिलेंगी। Yes, sir. मिलेंगी तो बहुत मुश्किल से मिलेंगी। ठीक है, चलिए अभी 6:30 बजे क्लास है, हम लोग आधुनिक भारत Yes, कल ही शुरू करते हैं। ठीक है। yes, sir.